अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज 6 जुलाई 2024 है और हम बात करेंगे कुछ ऐसे जजेस की कि जिनको एक मुश्तरक वजह की बिना पर मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। और ये जजेस वो जजेस हैं जिन्होंने हाल ही में, बल्कि शायद पिछले 3-4 महीनों में मुसलसल अदलिया के अंदर एग्जेक्टिव की मुदाखलत पर ना सिर्फ आवाज उठाई बल्कि अपने फैसलों के जरिए भी एग्जेक्टिव को टफ टाइम दिया। इन जजेस के खिलाफ कभी सोशल मीडिया पर कैंपेन चलती है, कभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि जजेस के खिलाफ शिकायत का आला फोरम है उस पर शिकायत दर्ज की जाती है, कभी उनकी जाली डिग्रियां निकाल के लाई जाती है, कभी पुतले जलाए जाते हैं, कभी किसी का ग्रीन कार्ड सामने आ जाता है और कभी किसी के पगड़ियों को फुटबॉल बनाकर उछालने की बात होती है। लेकिन ये जजेस अपने फैसलों के जरिए एग्जेक्टिव से जवाबदेही कर रहे हैं और एग्जेक्टिव दौड़ती दौड़ती जाती है बार बार सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, खास तौर पर उन सारी जगहों पर जिनकी के चेयरमैनशिप इस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा के पास है। क्या वजूहत है कि इन तमाम तर जजेस के खिलाफ ये रेफरेंसेस आ रहे हैं, ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ ही बात करेंगे कि हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ आने वाले रेफरेंस की हकीकत क्या है, क्या वजह बनाई गई है उनके खिलाफ जाली डिग्री साबित करने की। और उसके अलावा मलिक शहजाद अहमद खान जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट लाने की क्या वजूहत अब समझ आ रही है और उनके खिलाफ चलने वाले 3 दिन से एहतजाज जो है उन पर रियासत का रवैया क्या है और पिछले 2 साल से रियासत का रवैया क्या था, और क्या ये कोई चलता हुआ पैटर्न है या फिर वाकई ही इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है हमारी रियासत एक शहरी को इंसाफ दिलाने के लिए, लेकिन पिछले 3 दिन से एहतजाज के बावजूद भी कुछ कर नहीं पा रही। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि जस्टिस बाबर सत्तार जो कि ऑडियो लीक्स के मामले पर एग्जेक्टिव को किसी भी सूरत पतली गली से निकलने नहीं दे रहे हैं, अब उनके खिलाफ मामले को लाया गया है फाइनल ऑर्डर से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ऑडियो लीक्स के मामले पर भी जैसे एग्जेक्टिव को लगा कि उनको फायदा मिल सकता है टिरियान वाइट केस में सुप्रीम कोर्ट से, साइफर के केस में सुप्रीम कोर्ट से, वैसे ही उनको लगा कि ऑडियो लीक्स के मामले में भी उनकी दादरसी सुप्रीम कोर्ट से ही होगी और इसी वजह से अपील हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में की गई है। वो अपील क्या है, इससे मुतालिक भी इस व्लॉग में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस मलिक शहजाद के खिलाफ चलने वाले एहतजाज की। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, अभी चीफ जस्टिस भी नहीं बने थे और शायद मैं, आप या आम शहरी इस बारे में जानते भी नहीं थे जब हमारे सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब इस मामले पर एक स्टोरी कर चुके थे और उन्होंने 2 लड़कों के कत्ल से मुतालिक एक केस, जो कि नौजवान कम उम्र थे, उनको इस्लामाबाद के एक सड़क पर गाड़ी के नीचे कुचला गया। जो गाड़ी चलाने वाली थी या चलाने वाला था उससे मुतालिक कुछ वजाहत पिछले 2 साल से तो नहीं हुई, लेकिन ये बात की जा रही थी कि वो एक हाई कोर्ट के जज के खानदान से ताल्लुक रखते हैं और फिर उनका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के सामने आया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कई कई माह उनके केसेस को फिक्स नहीं कर रहे थे, ना ही उस केस को आगे लेकर चल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से, खासतौर पर तब जब जस्टिस मलिक शहजाद ने बतौर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक स्टैंड ले लिया और ये बात कर ली, और मुख्तलिफ हमने देखा कि गैदरिंग्स पर भी वो ये बातें करने लगे कि हमें डरना नहीं है, बल्कि ये जो डराने वाले हैं इनकी आंखों में आंखें डाल के देखना है। ISI की मुदाखलत पर बात की, ये बात भी की कि वो अपने तमाम साथी जजेस के साथ भी खड़े हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं उनके अंदर से अदलिया के मामलात में से एग्जेक्टिव अपना हाथ निकाल लेगी और जो जजेस हैं उनके साथ राब्ता नहीं करेगी। फिर हाल ही में वो मामला जो कि सरगोदा के ATC जज का था, वो हवाले करके आए जस्टिस शाहिद करीम के, और वहां पर भी हमने देखा कि बहुत सख्त ऑर्डर आया। तो वो तमाम जजेस जो कि इस वक्त एग्जेक्टिव के खिलाफ ऑर्डर्स कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम देख रहे हैं कि एकदम से एक पैटर्न से चीजें चल रही हैं। मलिक शहजाद जो कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको अचानक से सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस हैं, सिवाय चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के, मुखालफत करते हैं मलिक शहजाद अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की, क्योंकि कुछ मालूमात ये बताती हैं कि जो बाकी जजेस थे उनका ये कहना था कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अपने ओहदे पर ठीक काम करे, उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ना लाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने
हिमायत की उस वक़्त जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनकी जुडिशल कमीशन में, और फिर लाया गया मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट। जब उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एक ताकतवर ओहदे से उठाकर सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के तौर पर लगा दिया गया, तो हमने देखा कि वो जो बातें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी, यानी जब मतीउल्लाह जान साहब फॉलो कर रहे थे स्टोरी उस कत्ल की जो कि रोड एक्सीडेंट में हुआ, तो तब कोई फॉलो नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक से तूल पकड़ी। मतीउल्लाह जान साहब तो ये भी कहते हैं कि जो मकतूल है उसके वालिद से जब उन्होंने एक मरतबा राब्ता किया, क्योंकि जाहिर है जब कोई सहाफ़ी काम कर रहा है तो वो अपनी सोर्स के साथ तो रहता है इन लिंक, तो उन्होंने जब उनसे राब्ता किया तो बताया उनकी तरफ से कि वो एक खुफिया एजेंसी के दफ्तर में बैठे हैं लाहौर में, और उसके बाद हमने देखा कि लाहौर बार उनको बुलाती है, वहाँ बार में जाके वो स्पीच करते हैं मलिक शहजाद के खिलाफ, क्योंकि हमने देखा कि जब मलिक शहजाद साहब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो कि अदलिया का है, बार्स जो है, वो उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी। हमने देखा था कि 8 और 9 मई को किस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के बाहर हालात कशीदा हो गए थे, बहुत से वकला को मारा भी गया था, जजेस के लिए भी मुख्तलिफ सूरत हाल थी। तो खैर उस तमाम तनाजुर में देखा जाए तो फिर उस 9 और 8 और 9 मई के बाद ही मलिक शहजाद के खिलाफ बात करने वाले ये जो मकतूल के वालिद थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिर ये इस्लामाबाद आए, इस्लामाबाद में आके उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनको इंसाफ ना दिया गया तो वो खुद को आग लगा लेंगे। और उसके बाद 2 रोज से मुसलसल प्रेस क्लब के बाहर बहुत से लोगों को जमा किया जाता है। बहुत सी वीडियोस में तो हमने देखा कि बहुत से मजदूर और आम लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि हमें बताया गया कि इस एहतजाज में आना है तो हम इस एहतजाज में आ गए। फिर वो एहतजाज मार्च करता करता डी चौक पहुंच जाता है, फिर वो डी चौक क्रॉस करने की कोशिश करता है, फिर डी चौक क्रॉस करने की जब कोशिश करके वो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करते हैं, तो जो मकतूल के वालिद है रफाकत अली तनोली, जिनका ताल्लुक मानसेरा से है, उनको गिरफ्तार करके ले जाती है इस्लामाबाद पुलिस। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ पर्चा कटवाने के बजाय उनको हब्से बेजा में रखने का पर्चा कटवाया जाता है। और गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो कि पिछले 2 साल से यानी 8 जून 2022 का ये वाकया है जो कि रोड एक्सीडेंट का है, और फिर वो कल बैठ के यानी 5 जुलाई 2024 को बैठ के 2 साल के बाद, 2 साल 1 माह के बाद बैठकर इस मुकदमे को सुनते हैं। और उसमें अचानक से आईजी इस्लामाबाद बताते हैं कि पहले जो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई थी उसमें कोई वाजे नहीं था, लेकिन अब जो सीसीटीवी फुटेज आई है उससे पता चला है कि जो गाड़ी है वो कोई खातून ड्राइव करी थी, खातून का चेहरा भी शनाख्त कर लिया गया है, और वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है और अब सुप्रीम कोर्ट के जज है मलिक शहजाद, उनका नाम लेकर बताते हैं कि उनके इस्तेमाल में गाड़ी थी। और अब हमारे पास नई सीसीटीवी फुटेज आई है, और अदालत उनसे नहीं पूछती कि आपके पास अब नई सीसीटीवी फुटेज क्यों आई है, 2 साल से ये केस लगा हुआ है, आखिर आपने उन गरीबों को इंसाफ क्यों नहीं दिया? अगर वो जज की बेटी भी थी तो आपने पहले 2 साल तक इस मामले को क्यों इतना लटकाया? पुलिस क्यों रिलक्टेंट थी? अचानक से क्यों लेकर आ गए? उल्टा जज साहब कहते हैं कि इंसाफ की नजर में सब बराबर है। अब यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि अगर मलिक शहजाद की जो बेटी है, अगर उनसे भी ये हुआ वाकया, तो 2 साल गुजर गए, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल थे, उनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके अपनी बेटी को बचाया। तो अब जब वो इस्लामाबाद में है, जजिस कॉलोनी में है, पुलिस से क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने कितनी तहकीकात जाके उनके घर पे कर ली? क्या पूछा गया उनकी बेटी से? क्या मौकिफ लिया गया, शामिल तफ्तीश किया गया उस खातून को? या फिर किसी की भी फैमिली के डॉक्यूमेंट्स उठाकर सोशल मीडिया पर डाल देना, उनके आईडी कार्ड के इनिशियल्स डाल देना और उनके खिलाफ सीसीटीवी को उठाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, ये कानून है? ये तमाम तर वो सवालात हैं जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत में पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन अदालत में प्रॉपर्ली वहाँ पर मौजूद सहाफ़ी ये कहते हैं कि एक पोडियम दिया गया आईजी इस्लामाबाद को कि आइए आप तकरीर कीजिए, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। और फिर अदालत ने इसमें जो रफ़ाकत तनोली साहब थे उनको छोड़ने का ऑर्डर भी कर दिया। वो बाहर आए, उन्होंने आकर प्रॉपर्ली पुतले जलाए मलिक शहजाद अहमद खान के। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर वो जस्टिस मलिक शहजाद की बेटी ही से एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या उनके वालिद ने वाकई ही कोई असर रसूख इस्तेमाल किया, कोई नेक्सस क्रिएट हुआ? कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो मातहत अदालतें हैं वहाँ पर कुछ हुआ? हाई कोर्ट में अभी तक इस चीज़ को कितना प्रोग्रेसिवली देखा? ये तमाम तर सवालात हैं। और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ एक रेफरेंस, आपको पता है अब तो रिवायत बन गई, शहरियों के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंसेज आते हैं, तो वो जो शहरी के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये जो रफ़ाकत तनोली साहब है उन्होंने जो रेफरेंस दायर किया है, क्या उस रेफरेंस में वाकई ही ये बात या ये चीज़ डेवलप होगी
कि कोई मलिक शहजाद अहमद खान ने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया, और अगर किया भी है तो फिर इस मामले को मद्देनजर रखते हुए उनको कैसे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया, क्या तरीकेकार है जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनाता है, क्या वो तमाम तर फैक्ट्स हकाइक नहीं देखता। अभी जैसे हाल ही में हमने देखा कि जैसे तालिया नीलम की तैनाती हुई तो 2 जजेस को कहा गया कि वो ठीक जजेस नहीं थे, इस वजह से उनको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं बनाया गया, तो फिर वो जज बनने के भी अहल नहीं है। यही वो चीज़ है जो यहाँ पर भी है, और हमें देखना है कि किस तरह एक मुनज़्ज़म पैटर्न के अंदर चीज़ें उस वक़्त खुलकर सामने आती हैं जब कोई जज एग्जेक्टिव को बाकायदा टफ टाइम देने लगे, और उससे पहले उस जज के बारे में चाहे जितनी ही मुश्किल और जितनी ही गंभीर या संगीन नोयत के इल्ज़ामात या वाक़यात क्यों ना हो, उनको दबा के रखा जाता है। तो क्या यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदार मलिक शहजाद है, या फिर उनके साथ तमाम तर जो बाकी लोग हैं उनसे भी सवाल किया जाएगा कि कहीं आपने तो अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया, कहीं एग्जेक्टिव ने तो इस मामले को जानबूझकर दबा कर नहीं रखा कि 2 साल बाद आकर उन गरीबों को इस तरीके से प्रोटेस्ट में उलझाया जाएगा, और खुदा जाने कि उनसे मुसलसल प्रोटेस्ट करा के, यानी 2 साल पहले कत्ल हुआ मासूम का, और 2 साल के बाद अब आके उसके वालिद को इस तरह से सड़कों पर घसीटा जा रहा है, और शायद उन मासूम को मालूम भी नहीं है कि वो किस आला मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खैर, ये मामला है जस्टिस मलिक शहजाद का। इसके अलावा जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस आया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है, चंद सत्र में बता देती हूँ, व्लॉग लंबा हो रहा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो रेफरेंस आया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसके अंदर लिखा गया है कि उनकी एलएलबी की वो डिग्री जो कि उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की है वो जाली है, और उसकी वजह यह है कि उनके जो इनरोलमेंट नंबर्स है वो मुख्तलिफ है। यानी उन्होंने 1991 में अपना, यानी 1991 में अपना एलएलबी मुकम्मल किया, 1989 की यानी 1989 की जो उनकी इनरोलमेंट नंबर है वो मुख्तलिफ है पार्ट 1 का, और पार्ट 2 का इनरोलमेंट नंबर मुख्तलिफ है, जो कि नहीं हो सकता। ये शहरी इरफान मजहर नामी मलीर कराची में रहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 19A राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी को खत लिखा, जस्टिस जहांगीरी के से मुतालिक तफसीलात मांगी, और उनको जस्टिस जहांगीरी से मुतालिक जो तफसीलात दी गई कराची यूनिवर्सिटी के रिप्लाई में तो नहीं लिखा कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री फेक है, बल्कि वहाँ ये लिखा है कि दोनों इनरोलमेंट नंबर्स अगर मुख्तलिफ भी थे तो जस्टिस जहांगीरी ही को अलॉट किए गए थे, लेकिन जो पहले वाला उनका इनरोलमेंट नंबर था वो बाद में किसी और शख्स को अलॉट हो गया था, जो कि अटक में नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर है, कोई फ्लोर मिल चलाता है, और जो उनके इनरोलमेंट नंबर्स है उनके ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक जस्टिस जहांगीरी ही का नाम है, लेकिन एक एनरोलमेंट नंबर के अंदर उनके इनिशियल्स में उनके वालिद का नाम मोहम्मद इकराम और दूसरे में काजी मोहम्मद इकराम लिखा है, और इस तजाद की वजह से उनकी डिग्री जाली है। इस वजह से उनको ये गलत डिग्री, जाली डिग्री की बुनियाद पर ना सिर्फ जज के ओहदे से हटाया जाए, बल्कि उनको उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जाए, ये कहते हैं इरफान मजहर साहब। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस आया है, तो देखना है कि क्या एक ऐसा जज जो कि इस वक्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर भी काम कर रहा है, इस्लामाबाद के तीनों हल्के खुलवाने के भी दर पे है, और उसके अलावा उसने हाल ही में टिरियान वाइट केस में सख्त ऑर्डर भी दिया है, तो उसके खिलाफ ये रेफरेंस आना भी कोई इत्तेफाक है, या फिर उसी पैटर्न में चल रहा है सब कुछ जिस पैटर्न की हम बात करें। फिर तीसरा जज है जस्टिस बाबर सत्तार। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में 25 जून को ऑर्डर किया, और गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में वो ऑर्डर चैलेंज हो गया। उस ऑर्डर के अंदर मुख्तलिफ पीटीए समेत वज़ीर आज़म से भी सवाल पूछा गया है कि भाई आप बताएं आप सर्विलेंस कैसे करते हैं। तो सर्विलेंस का ये मामला है, यानी जासूसी का, और हमने देखा कि एक ये जिस दौर में हो रहा है, अगर आपको याद हो तो चीफ जस्टिस काजी फरीसा का जब अपना केस था तो उन्होंने अपना केस लड़ते हुए तमाम तर जो इस्लामी हवाले थे और तमाम तर जो उनका केस था उसको बुनियाद बनाया था जासूसी की बुनियाद पर, और ये वही जासूसी है जिसको के ख़त्म करने के लिए जस्टिस बाबर सत्तार ये केस आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब एग्जैक्टिव ये कहती है कि क्योंकि ये केस लाइव इशू नहीं रहा, जो मेन पिटिशन थी उससे हट गए जस्टिस बाबर सत्तार, उनके खिलाफ उनके पास कोई पावर्स नहीं है सूबोटो लेने की हाई कोर्ट के पास, तो कैसे हाई कोर्ट सूबोटो ले रही है और सुप्रीम कोर्ट इसको देखे, इस केस को खत्म करे, आला अथॉरिटीज को नहीं बुलाया जा सकता, उनसे जवाब नहीं मांगा जा सकता, क्योंकि ऑडियो लीक्स का जो मामला है अगर उसको छेड़ा जाता है तो फिर मुख्तलिफ हमारी एजेंसियों को जवाब देने पड़ते हैं, और वही हाई कोर्ट में हो रहा है। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जरिए, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो जस्टिस बाबर सत्तार के दोस्त है,
तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल के ज़रिए अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और उस अपील के अंदर ये कहा गया है कि अब ये मामला क्योंकि एक लाइव इशू नहीं रहा, यानी एक चलता हुआ मैटर नहीं रहा जो ऑडियो लीक्स का था नजमुत साकिब और बुशरा बीबी का, ख़त्म हो गया मामला, बात पुरानी हो गई, ख़त्म करे उसको, पिछली असेंबलियों के साथ सब कुछ दफन हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे हाई कोर्ट को कि आप ये मामला आगे नहीं बढ़ा सकते, और ये इस्तदा की गई है। तो अब देखना है कि वो जज जो कि खुद एग्जेक्टिव के खिलाफ या एजेंसियों के खिलाफ एक ऑर्डर लिखने पर बाकायदा रेफरेंस भुगत कर आए हैं, उस तमाम तर रबल से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा, तो क्या उनके दौर में एग्जेक्टिव को रेस्क्यू मजीद किया जाएगा, खासतौर पर उनके साथी जजेस के मामले पर। और मैं ये समझती हूँ कि अगर जो 6 जजेस का खत था उस मामले पर मेरा कंसिस्टेंट व्यू है ये कि अगर चीफ जस्टिस कादी फैज़ीसा ने एक मरतबा सख्त रिमार्क्स दे दिए होते, 2 अल्फाज ऑर्डर के अंदर सख्त लिख दिए होते, तो मामलात आज यहाँ तक नहीं पहुँचते कि पे दर पे रेफरेंसेस फाइल होते और एहतजाज लॉन्च होते, बल्कि कानून के मुताबिक जो कोर्स है, अगर किसी जज साहब की बेटी ने कुछ गलती की है, अगर किसी जज की जाली डिग्री है, तो ये तमाम तर मामलात कानून के मुताबिक तय होते। अब देखना है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक्टिव होगी जजेस के खिलाफ, या फिर सवालात किए जाएंगे। जैसे हमने देखा था जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ एक रेफरेंस आया था, तो रेफरेंस दायर करने वाली जो आमना मलिक थी उनको बड़ा टफ टाइम देखना पड़ा था। तो क्या इरफान मजहर को भी टफ टाइम देखना पड़ेगा? क्या रफाकत तनोली साहब से भी सवाल होगा कि आपका केस अभी एक कानून की अदालत में चल रहा है, वहां पर चलने वाला केस जो है उसको कंक्लूड होने दे या मामला। अब देखना है कैसे इसको लेकर आगे चलते हैं। क्या एग्जेक्टिव को बचाने के लिए कुछ और मूव्स ली जाएंगी, या फिर एग्जेक्टिव को वाकई ही ये कहा जाएगा कि वक्त आ गया है कि आप अपनी हदूद में रहें और अदलिया को उसकी हदूद में रहकर काम करने दीजिए और खुदारा मुल्क को चलने दीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।